प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे भाई, इसमें जो भी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इजीली बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि भैया जी केवल इसको पढ़ने के बाद मेरे 95% कैसे आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे साथी, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चंस में हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। मतलब अभी तक की जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सम्मिलित हैं। एक बार आप इसके कोड को नोट कर लेना, याद रख लेना इस कोड को, और यही क्वेश्चंस पेपर आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने हितेश भैया के F24 क्लासेस को। तो चलिए यहाँ से हम आपको सारे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आपको मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके जियोग्राफी से कैसे आते हैं, इकोनॉमिक्स से कैसे आते हैं, और आपके सिविक्स यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, एवरी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपका करा दूंगा। और अगर आपने कर लिया ना क्वेश्चन तो आपके 95% बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ अनुक्रमांक डाल देना, यहाँ आप लोग अपना नाम वगैरह डाल देना। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये हमारा पूरा 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा पेपर अपने बोर्ड एग्जाम में करके आना है ना। 70 अंक का ये हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ तो 15 मिनट का समय हमको दिया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो खंड आएगा आपके पेपर में, जिसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना और सारे के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चलना, वरना नोट करते चलना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम आपको एक एक क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और भैया जिनको भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं वह लोग हमको क्वेश्चन के आंसर को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा सबसे पहला प्रश्न है भैया कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ये हमारा क्वेश्चन पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग मैंने हर साल इस क्वेश्चन को पहले लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल आपके पेपर में आता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। फिलहाल पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। इसका राइट आंसर अगर मैं बताता हूं तो भैया मेजनी हो जाएगा, यानी मेजनी की अगर मैं बात करता हूं तो ये यंग इटली सोसाइटी का क्या था भाई? संस्थापक था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ये देखिए साधारण सा दिखने वाला क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल आप लगाएंगे 1815, यानी सी नंबर को आप बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि महात्मा गांधी ने। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि जितने भी आपके आंदोलन थे, आपके जितने भी लगभग आंदोलन थे, सारे के सारे आंदोलन मेरे प्यारे साथी आपके महात्मा गांधी जी ने कह सकते हो कि जारी किए थे। ठीक है, मतलब चलाए थे। आप अगर सत्याग्रह को लोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगे, ठीक है, मतलब कि आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जब जाना, एक बार देखना जाकर, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चैप्टर को, और आपको देखने को मिलेगा कि जो लगभग पूरा चैप्टर है ना वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है और उन्होंने ही अधिकतर आंदोलन चलाए थे, है ना। तो आंदोलन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है प्यारे साथी तो आंख मीच करके महात्मा गांधी टिक लगा देना। गारंटी है हितेश भैया की बात को याद रखना, सही नंबर मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले कोंकणी भाषा में जो है थी, सबसे पहले आपकी पुस्तकें छपी थी। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो वर्ष 1900, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वर्ष 1914 में आपका जो था भैया प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का सही ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर को आप बिल्कुल सही कर लेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि जैव संसाधन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो सभी को पता होगा भैया, मत्स्य उद्योग एक तरीके से हमारा जैव संसाधन होता है। बाकी लोहा, तांबा, चट्टाने ये हमारा अजैवीय संसाधन है, तो इसको आप गलत कर लेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक किस तरीके का संसाधन है प्यारे साथी। तो अगर मैं बात करता हूं तो भूमि एक तरीके से आपका प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो यहां से देखिए मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। डेफिनेटली आप चीज़ों को नोट करते भाई चल रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को नोट नहीं किया ना तो कहीं पर भी आप लोग बैठ जाओगे ना तो ऐसे ही मतलब देखने से काम नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन को बाकायदा अच्छे से नोट कीजिएगा कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से, और हो सके तो आप लोग एक कॉपी वगैरह बना लेना जिसमें मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, वह सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट करते हुए चलना। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में आ जाता है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो आप लोग बिल्कुल सही टिक लगाओगे कि जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है प्यारे साथी, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है ना। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो अगर मैं रेशेदार फसल की बात करता हूं तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक रेशम भी हमारी एक रेशेदार फसल होती है, जूट भी हमारी एक रेशेदार फसल होती है, कपास भी एक तरीके से हमारी रेशेदार फसल है। मतलब हमारा यहाँ से इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो अगर मैं धात्विक खनिज की बात करता हूं तो देखिए चूना पत्थर दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, सल्फर दे रखा है, कोयला दे रखा है, लेकिन अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूं तो मैग्नीज हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो अगर मैं जाति और धर्म की बात करता हूं कि धर्म और जाति के आधार पर किस देश का विभाजन हुआ था मेरे प्यारे साथी, तो हमेशा याद रख लेना कि इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रख लेना। ठीक है, कि बेल्जियम जो हमारा था, एक मिनट, निम्नलिखित में से विभाजन बेल्जियम, यूगोस्लाविया, ठीक है, एक मिनट, जाति और धर्म के हिसाब से किस देश का विभाजन हुआ था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप भारत को टिक लगाना चाहेंगे कि आप लोग बेल्जियम को लगाना चाहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भैया कमेंट करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपने प्यारे साथी, अपने प्यारे भाई भैया को कि यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूँ कि बेल्जियम हमारा कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रख लेना कि बेल्जियम हमारा प्यारे साथी कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे भैया जी बेल्जियम हमारा यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप सही लगाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ पे, तो स्थानीय निकायों में। आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, यहां से अगर मैं अपने अगले 14 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 14 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो देखिए संघात्मक शासन, अगर मैं संघात्मक शासन की बात करता हूं कहाँ पर नहीं है, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया श्रीलंका में हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो भैया हिंदी एक तरीके से राजभाषा है। ठीक है, ये साधारण से दिखने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हर बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और आप अगर इन्हें नहीं तैयार करते तो ये आपकी गलती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित कर लो, यहाँ पे निम्नलिखित कर लो। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो अधिकतम साक्षरता दर कहाँ पर पाई जाती है प्यारे साथी, पश्चिम बंगाल में कि बिहार में कि केरल में कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे यहाँ से कि हमारा जो
केरल होता है ना, यहाँ पर अधिकतर अधिक शिक्षित और साक्षर लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो अधिकतम स्टार्टिंग से एकदम ये प्रथा चली आ रही कि जो केरल में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो भाई साहब फॉरेन में ही जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है, यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है, उसमें कोई इतनी वैल्यू नहीं है। इसी वजह से जो केरल के लोग हैं वो क्या करते हैं कि फॉरेन में, अदर कंट्री में जाकर रहते हैं और वहीं से अपनी पूरी जो क्वालिफिकेशन है, पूरा एजुकेशन है, मतलब स्टार्टिंग से लगा, स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मल अपने ही स्टेट से करते हैं, केरल से। इसके बाद वो हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, और आगे की जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन वाली, वह अधिकतर फॉरेन से ही करते हैं अधिकतर, इसीलिए वो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, है ना। 17 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया आरबीआई के द्वारा, ठीक है, इसको याद कर लेना। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, मतलब ऐसे स्रोत जो कि एक तरीके से गैर कानूनी हैं, तो लगभग 85% लोग, ठीक है। अनौपचारिक मतलब कि कोई भी निश्चित चीज़ नहीं है कि कभी ये कर लेते हैं कभी वो कर लेते हैं, तो 85% लोग ऐसे हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है, और कृषि अभी से नहीं है, अभी तो बहुत सारे स्रोत खुल गए हैं, लोग अपना अपना बिजनेस करने लगते हैं, कोई पढ़ाने लगता है, कोई टीचिंग कराने लगता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में सेक्शन ले लेता है, ठीक है, कोई अपना बहुत आगे चला जाता है, ठीक है, कोई टेस्ला जैसी कंपनी बना देता है। तो सभी लोग अपना, हालांकि टेस्ला अपने भारत की नहीं है, पर यहाँ भारत की बात की जा रही है। फिलहाल भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हुए हैं जिन्होंने चीज़ें की हैं और वह बहुत अधिक पैसा बना रहे हैं, ठीक है। फिलहाल भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप कृषि को बिल्कुल सही टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कि प्यारे साथी आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त। अब मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वह मेरी बातों को समझना। सबसे पहले तो ये 20 क्वेश्चंस आप प्यारे साथी बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से नोट कर लेना कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन हैं, और ये जो वर्णनात्मक क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के। इसमें आपके आते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चंस, ठीक है, आपके आते हैं इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन, भैया मानचित्र संबंधी क्वेश्चंस आपको बता देना चाहता हूं कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर के आते हैं भाई? 10 नंबर के आपके मानचित्र वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ करा देने वाला हूं, है ना, कहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देने वाला हूं कि जिन भी साथियों को ये लगता है ना, जिन भी प्यारे साथियों को कि भैया जी हमें बोर्ड एग्जाम में ना कुछ भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, हमारे पास कोई भी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के पास है, पर मेरे पास कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ना तो हमें पता कि क्या क्या हमारे पेपर में आएगा। हालांकि अगर आपने सामाजिक विज्ञान की ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में मेरे क्या क्या आने वाला है, लेकिन आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 95% मार्क्स आए, आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 95% मार्क्स आए प्यारे साथी, तो आपके लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर के ई बुक रेडी कर दी है। आपके लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर ई बुक रेडी कर दी है, और ये एवरी सब्जेक्ट की रेडी की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको हिंदी की ई बुक, ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश की ई बुक, यहाँ पर आपको साइंस की ई बुक, ठीक है, यहाँ पर आपको सोशल साइंस की ई बुक, ठीक है। फिर आप अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को कह सकते हो कि कौन सा रह गया सब्जेक्ट? मैथ, तो मैथ की ई बुक, मतलब हर एक सब्जेक्ट की ई बुक रेडी कर दी गई। ई बुक है क्या? ई बुक एक तरीके से मेरे प्यारे साथी आपका कोर्स है। कोर्स का मतलब, अब देखिए मैं आपको प्राइस अभी बताऊंगा, आप चौंकना मत, इतना कम प्राइस है कि आप लोग एक बर्गर से भी कम प्राइस रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी चीज़ें सुन लेना एक मिनट। कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, कोर्स कैसा होगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में होगा। इसमें आपको क्या होगा कि एक लिंक के थ्रू ये मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या क्या, हिंदी के लोगे, इंग्लिश, जो भी चीज़ें लोगे, आपको IMP टॉपिक मिलेंगे। अगर आप वह टॉपिक तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा IMP लगभग 200 प्लस MCQ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा IMP आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, IMP आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी चीजें आपके पेपर में आती हैं, इंग्लिश में कुछ अलग आता है, सोशल साइंस में अलग चीजें आती, मैथ में अलग आती, मतलब हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें डिजाइन की गई हैं। लेकिन ई बुक का प्राइस मात्र 15 रुपए है।
मात्र 15 रुपये है। तो चलिए, अगर आपने प्राइस सुन लिया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको हर एक सब्जेक्ट के सामने उसका लिंक दे रखा होगा। जिस भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हो ई बुक, उस सब्जेक्ट की परचेस कर लो और बेहतरीन तरीके से भैया कहना मत किसी से कि हमारे पास कुछ है नहीं तैयारी के लिए। मात्र 15 रुपये में एक ई बुक मिल रही है। लेकिन जो भी अच्छे बच्चे होंगे, जो भी लगता होगा ना कि यार 15 रुपये क्या ही है, तो वे पाँचों खरीद लेंगे, क्योंकि पाँचों अभी बहुत सस्ते में मिल रही है। कुछ समय बाद एग्जाम तक ये महंगी भी हो जाएंगी। तो 15 रुपये की आपको एक ई बुक पड़ रही है। अगर आप पाँचों खरीद लोगे मेरे प्यारे साथी, तो लगभग आपको 75 रुपये की आपको एवरी ई बुक पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब सारी की सारी ई बुक। तो 75 रुपये पे करके आप पाँचों की पाँचों ई बुक ले सकते हो। एक बार सोचना और अच्छे से सोचना कि यार इतने सस्ते में कौन देता है, कौन देता है इतने सस्ते में। फिलहाल इस वीडियो को मतलब हम लोग मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आप कुछ देते नहीं हो। तो आपके लिए देखिए बना दिया हमने कोर्स, ठीक है। आप जाइए, कोर्स नहीं बनाया है, बस इतना बनाया है कि हमारे जो टीममेट्स में लगे हुए हैं लोग, उनको बस थोड़ा सा मिल जाए, है ना, थोड़ी सी रकम मिल जाए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस जो हैं भाई, इनमें हमारा क्या क्या आता है। लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, मानचित्र, हमने सारी चीज़ें बता दी फिलहाल। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि लघुत्तरीय क्वेश्चंस कौन कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि भैया वर्णनात्मक क्वेश्चंस में हमको क्या क्या तैयार करना है, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको ये चीज़ें तैयार करनी, लघुत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय और मानचित्र। लेकिन आपको सबसे पहले लघुत्तरीय भैया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे आप तैयार करना, ठीक है। सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पर आपके दो प्रश्न आएंगे, दोनों के दोनों आपके इतिहास के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ही क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। पहला आपका पुना पैक्ट, दूसरा है मुद्रण क्रांति, ठीक है। पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी दो शर्तें लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ना बोर्ड एग्जाम में आपको मैं बता देता हूं कि यार जो मैं क्वेश्चन लेता हूं बार बार बताऊंगा तो आप कहोगे कि भैया जी आप हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हो, हर बताते हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं लेता ही इंपॉर्टेंट हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही मैं लेता हूं, है ना। तो ये तो आपको निश्चित है 2026 में आएगा, ठीक है, ये वाला। फिर दूसरा है मुद्रण क्रांति क्या है, और ये वाला भी निश्चित है एक तरीके से, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेना, है ना। अगर मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो यहाँ पर हमारे ये वाला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है और आपका ये वाला क्वेश्चन। और अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे हैं प्यारे साथी भूगोल के, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हमारे किसके हैं, तो ये दोनों प्रश्न हमारे भूगोल के हैं। ये वाला भूगोल का क्वेश्चन है और ऊपर वाले दोनों हमारे इतिहास के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, उनकी आपको समीक्षा करनी है। दूसरा प्रश्न है कि मुद्रण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तीन विधियों का मतलब तीन विधियों को बताइएगा। तो हाँ सही है, तो मुद्रण संरक्षण, ठीक है, मुद्रा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तीन विधियां बताइए। तो ये दोनों हमारे भूगोल के क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन और आपका ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र के हैं, ठीक है। किसके हैं, नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। संघवाद क्या है, दूसरा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। और अथवा में हमारा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त, तो प्यारे साथी सॉरी कह सकता हूँ कि मैं लघुत्तरीय के समाप्त हो चुके हैं। देखिए लघुत्तरीय के दो क्वेश्चंस, आप एक मिनट, ये हमारे नागरिक शास्त्र के हैं, ठीक है, ये हमारे एक मिनट, ये हमारे नागरिक शास्त्र के हैं, ये दोनों हमारे अर्थशास्त्र के हैं। मैंने बताया नहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे दोनों अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस प्यारे भाई अर्थशास्त्र के, ये दोनों क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र के, ये दोनों क्वेश्चंस आपके भूगोल के, और ये दोनों क्वेश्चंस आपके इतिहास के। उम्मीद है कि भैया सारे से बच्चों जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं उन सभी ने ये सारे क्वेश्चंस नोट किए होंगे। अब आपके भैया आपको बताने वाले हैं वर्णात्मक प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए लघुत्तरीय की बात कर चुके हैं, अब दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं मानचित्र वाले क्वेश्चंस पर ले चलूंगा, तो मतलब पूरा चीज़ कवर करा दूंगा भाई, ठीक है। क्लास को पूरी देख लेना, आप कहोगे कि भैया जी इस तरीके की क्लास पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देता है। हाँ, क्लास को पूरी देखना, पसंद है लाइक करना, शेयर करना, है ना, मजा आएगा आपको, ठीक है।
चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, वर्णनात्मक सेकंड हमारा है। यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे हमारे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा, ये मेरा दावा है। बस आपको चीज़ें अच्छे से देखनी है और समझनी है। ठीक है, तो समझना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझना। यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस में मेरे प्यारे साथी टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको 24 में 24 नहीं तो कम से कम 20 में से 23 नंबर 22 नंबर या अगर आपको 20 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है कि कम से कम विस्तृत उत्तरीय वाले क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस तो तैयार कर ही लेना। अगर आपने 30 तैयार कर लिए तो पेपर में उन्हीं में से आ जाएगा। लेकिन कौन से क्वेश्चन तैयार करें, तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई एक बार आप सोच लेना कि अगर मैं सोशल साइंस की ई बुक ले लेता हूं मात्र 15 रुपये पे करके, मिलेगी कहाँ, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हो सकता हो कुछ समय पहले अगर आप जब ये वीडियो अपलोड हो रखी होगी तब अगर आप देखोगे तो हो सकता है लिंक ना पड़ा होगा, लेकिन कुछ समय बाद डेफिनेटली मैं लिंक पढ़वा दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा भैया, यहाँ पर सारी चीज़ों को देखना और आपको अंत में ई बुक को भी परचेस कर लेना है। हो सके तो एवरी सब्जेक्ट की कर लेना, क्योंकि 75 रुपये की केवल आपको सारी ई बुक मिल रही हैं अभी के समय में। एग्जाम जाते जाते चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हो सकता हो ये सारी की सारी आपको 200 रुपये की भी मिल सकती है, लेकिन 200 की नहीं, हाँ हो सकता हो एग्जाम आते आते 150 के अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन मैं इतनी महंगी नहीं बेचूंगा भाई, सेल करूंगा कि आप लोग ना परचेस कर पाओ। 150 के अंदर आपके एग्जाम में भी बिकेंगे, लेकिन अभी आपको 75 की मिल रही है सारी। तो लेना चाहते हो तो ले लेना, एक लेना चाहते हो तो 15 रुपये की ही मिलेगी। फिलहाल बात करते हैं भैया यहाँ पर कि भैया 24 नंबर मुझे कैसे पक्के करने, क्या 30 क्वेश्चन तैयार करने हैं? हाँ करने हैं, लेकिन आप चाहते हो कि भैया जी मैं ऐसे क्वेश्चन बता दो जिससे मैं केवल पास हो जाऊं, तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। केवल इतने तैयार कर लिए तो पास हो जाओगे। पहला है महामंदी से क्या आशा है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। सेम वही चीज़ कि ये दोनों हमारे इतिहास के क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हमारे भूगोल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये वाला भूगोल का, ये वाला इतिहास का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक मिनट, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा भूगोल का क्वेश्चन दूसरा दिया ही नहीं गया है। ठीक है, मतलब भूगोल वाला क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंटिंग मास्टर ने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बैठ के हंस रहे हैं ये भाई, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नहीं नोट किया है, बच्चों को क्या जवाब देंगे हम। फिलहाल मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नागरिक शास्त्र के हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे नागरिक शास्त्र के 2 क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अर्थशास्त्र के ये हमारे दोनों प्रश्न हैं, तो भैया अर्थशास्त्र के ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं पढ़ने की बात करता हूँ तो चलिए यहाँ से बताता हूँ। भूगोल से हो गया था, मतलब इतिहास के तो बता ही दिए थे, भूगोल के बताने थे। तो देखिए कि भूक्षरण से क्या आप समझते हो। भूक्षरण का मतलब होता है कि जो भूमि होती है एक तरीके से अपने स्थान को छोड़कर चली जाती है ना, धीरे धीरे उस स्थान से भूमि कम होने लगती है। आपको पता होगा कि कहीं मिट्टी होती है, ठीक है, धीरे धीरे उस स्थान में मिट्टी खाली होने लगती है, एक समय ऐसा आता है कि मिट्टी बचती ही नहीं है, तो उसको हम लोग भूक्षरण बोलते हैं। और इसे रोकने के लिए आपको 4 उपाय बताने हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय आपको बताने हैं। इसके अलावा अथवा वाला तो दिया ही नहीं गया है। सीधा चलते हैं नागरिक शास्त्र पर। तो यहाँ पर देखना, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, तो नागरिक शास्त्र में पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, बताइएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों उद्देश्यों का उल्लेख कीजिएगा, और ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है वह बताइएगा, है ना। तो अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, ये हमारे 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस हैं प्यारे भाई, है ना। 24 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने एक बार ई बुक पक्की कर ली, तो भाई डेफिनेटली सारी कर लेना, क्योंकि इस तरीके से 75 रुपये पे करके कोई भी आपको सारी ई बुक नहीं दे रहा होगा पूरे यूट्यूब पर, दावा है मेरा। ठीक है, फिलहाल डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक आपके दिए गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक कि आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त प्यारे साथी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मानचित्र वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि मानचित्र वाले जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे साथी, उसमें हमारी 2 प्रश्न संख्याएं होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली प्रश्न संख्या होती 9A, दूसरी हमारी होती 9B। अगर मैं 9A की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर हमारे 9A में 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1 मिनट दोबारा करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं। देखिए
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 9A प्रश्न संख्या, तो देखिए ये हमारी 9A प्रश्न संख्या होगी। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आपको देखने को मिलेगी। इस 9A प्रश्न संख्या में प्यारे साथी आपको इतिहास के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल ये 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये 5 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, एक ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये वाला क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये वाला क्वेश्चन। और सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये वाला क्वेश्चन। तो डेफिनेटली ये 5 क्वेश्चंस तैयार कर लेना। हालांकि मैं आपको इनके आंसर भी चलिए बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया जी आंसर नहीं बताते हो, तो लो बता देते हैं। चलो, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था प्यारे साथी? इसका राइट आंसर आप लगाएंगे अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, फिलहाल अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। अमृतसर है कहाँ पे भाई? तो ये है पंजाब में। तो पंजाब में प्यारे साथी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस स्थान पर? अमृतसर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो आप कमेंट करके बताओगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। दूसरा है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सभी को पता होगा भैया, चंपारण, ठीक है, चंपारण। ये चंपारण है क्या भैया जी? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भैया? तो अमृतसर में, ठीक है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है प्यारे साथी? तो मेरे प्यारे साथी पंजाब में, ठीक है। मजे मजे में पढ़ो भाई, है ना। अंतिम प्रश्न है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो लाहौर में, ठीक है। 1929 वाला जो सर्वप्रथम जो हुआ था 1929 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। तो आपको ये नहीं बताना, आपको बताना किस स्थान पर हुआ था, तो लाहौर में, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस प्यारे साथी आपके इतिहास के हो चुके हैं समाप्त। में भी अगर आपने चीज़ों को यहाँ तक देखते हुए आए हो, तो मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि चीज़ों को नोट जरूर करना, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर चाहते हो ना कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में भाई 95% लाना कम समय में, तो एक बार जरूर सोचना हो ई बुक के लिए। मात्र 75 रुपये में सारी ई बुक मिल रही हैं। अगर आप एक ले लोगे तो ठीक है, एक ई बुक ले लोगे तो मतलब इधर उधर जाते घूमते रहते हो तो 15 रुपये तो ऐसे ही बर्बाद कर देते होगे, है ना। लेकिन 75 मेन है। अगर आपने 75 पे करके सारी बुक ले ली, मेरी प्यारे भाई आपसे मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करके, इतना समय देकर हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये चीज़ें तैयार की हैं। एक ई बुक लोगे ना तो पता चल जाएगा उसमें कितनी मेहनत है ना। फिलहाल आपकी अगर बात करते हैं 9B की, तो 9B में प्यारे साथी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके भूगोल के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। किसके? भूगोल के, है ना। तो भूगोल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, भूगोल में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए एक अलग चिन्ह दिया होता है ना। हर एक क्वेश्चंस के लिए एक अलग अलग चिन्ह दिया होता है कि बाकायदा इस चिन्ह द्वारा इस स्थान को दर्शाइएगा, ठीक है। इस चिन्ह द्वारा इस नदी के नाम को दर्शाइएगा। तो भारत के मानचित्र जब आपको दिया जाएगा ना, तो वहां पर आप लोगों को भूगोल के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको अलग तरीके से भरना होगा, और इतिहास वाले क्वेश्चन के लिए आपको अलग तरीके से भरना होगा, ठीक है। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन है चावल उत्पादन क्षेत्र। तो बहुत सारे चावल उत्पादन क्षेत्र हैं, मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल ले लो, ठीक है। पश्चिम बंगाल ले लो, एक मिनट पेन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पश्चिम बंगाल ले लो, ये भी एक तरीके से भाई साहब चावल उत्पादन वाला देश है। या फिर यूपी, अपना उत्तर प्रदेश भी जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, वह भी हमारा चावल उत्पादन का एक अच्छा राज्य है, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो भैया सभी को पता होना चाहिए, गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। गुजरात की क्या है? गुजरात की गांधीनगर है कि गुजरात की हाँ, गुजरात की गांधीनगर है। गुजरात की अहमदाबाद। गुजरात की यार अहमदाबाद है मेरे हिसाब से, अहमदाबाद। एक बार कमेंट करके बताना गुजरात की राजधानी क्या है। बॉक्साइट उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हमारा उड़ीसा है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। कपास उत्पादन के लिए क्षेत्र, तो कपास उत्पादन के लिए क्षेत्र हमारा प्यारे साथी गुजरात है। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर दोनों, ठीक है, दोनों जगहों से ये होकर के जाती है, तो जम्मू और कश्मीर दोनों का नाम लिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में आपकी डल झील स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, चावल उत्पादन राज्य, ठीक है, गुजरात की राजधानी, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन राज्य, ठीक है, या फिर क्षेत्र, कपास उत्पादन क्षेत्र और डल झील। तो ये यहाँ तक कि आपके मतलब कंप्लीट पूरा पेपर हो चुका है समाप्त।
मेरे प्यारे भाई, इस आधे घंटे की क्लास के अंदर मैंने आपको वह चीज़ समझा दी जो आपने इतने समय से आप नहीं समझ पाए। मतलब अभी तक आपने इतना समय दिया, पूरी क्लासें अटेंड किया, कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर, पर वो चीज़ आपको नहीं पता चली जो मैंने सिर्फ आधा घंटे की क्लास के अंदर मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा निचोड़ यहाँ पर करा दिया। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, और एक बार, है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार ई बुक के बारे में जरूर सोचना। अगर आपने सारी परचेस कर ली तो बहुत अच्छी बात है, एक लोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति हो जो चीज़ों को समझ नहीं पाता। आप 500 रुपये का कोर्स पूरी, बहुत सारे बच्चे 500, बच्चे क्या, बहुत सारे संस्था वाले 500 का देते हैं, 600 का देते हैं, 2000 का भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे हो तो 5-5 हज़ार का भी कोर्स सेल करते हैं। ठीक है, आप ले लेते होगे, आप नहीं लेते होगे मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे घर से लोग होते हैं वो ले भी लेते हैं। फिलहाल 15 रुपये, 75 रुपये क्या है यार, एक बार सोचना और अच्छे समझना। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है समाप्त। और मेरे प्यारे भाई, सामाजिक विज्ञान की तरह मैं हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आपको बोर्ड परीक्षा से पहले, है ना, अगर आप बोर्ड से पहले ही क्लास देख रहे हो तो डेफिनेटली यार ई बुक ले लेना, तब तो आपके लिए ई बुक बिल्कुल जरूरी, कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, है ना। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक और आपसे चाहता हूं कि भाई एक बार प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करना कि यहाँ तक कितने बच्चे देख रहे हैं, है ना, जहाँ तक यहाँ तक कितने बच्चे देख रहे हैं। मैं आपको एक शब्द लिख के बता रहा हूँ, आप कमेंट करना। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, इस शब्द को कमेंट करना। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने क्लास को यहाँ तक देखा है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।